नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अपने नए एनएफओ एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी एसेट एलोकेशन प्रकार की स्कीम है जिसमें मार्केट की परिस्थितियों के आधार पर एसेट एलोकेशन में बदलाव होते हैं। ये एनएफओ ओपन होने वाला है 12 अगस्त 2021 को और क्लोज होने वाला है 25 अगस्त 2021 को। तो हमेशा की तरह इस एनएफओ के बारे में अच्छे से जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जानकारी लेंगे बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के बारे में, उसके बाद इन्वेस्टर के बिहेवियर के बारे में, उसके बाद एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में और अंत में इस एनएफओ में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों, ये एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्रकार की कैटेगरी है, मतलब कि इसके अंदर जो इक्विटी, डेट या तो फिर कोई और एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस एसेट एलोकेशन में मार्केट की परिस्थिति के आधार पर बदलाव किए जाते हैं। यानी कि मार्केट अगर बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है, तो इक्विटी का एलोकेशन कम कर दिया जाता है, और मार्केट बहुत ही चीप है यानी कि बहुत सस्ता है तो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाया जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में और बैलेंस एडवांटेज फंड में। और डायनेमिक एसेट एलोकेशन की जरूरत क्यों है, इसके लिए हमें इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझना होगा। दोस्तों, इक्विटी मार्केट हमेशा साइकिल में आगे बढ़ता है और ये साइकिल साइन वेव के जैसी होती है, मतलब कि कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो अब यहाँ देखिए इन्वेस्टर के बिहेवियर को। यहाँ पर जब मार्केट बढ़ना शुरू करता है, इन्वेस्टर का बिहेवियर पॉजिटिव आउटलुक से ऑप्टिमिस्ट, थ्रिल टू इन्वेस्ट मोर, एक्साइटमेंट से लेके वांट टू बाय मोर, मतलब कि जब उस साइकिल का पिक होता है तो उसे और भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की इच्छा होती है क्योंकि वहाँ पे उसे मैक्सिमम रिटर्न्स दिख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उस साइकिल का डाउन साइड चालू होता है तब धीरे धीरे इग्नोरेंस, एंग्जाइटी, डेनियल, फियर, पैनिक, और जब उसका बॉटम आता है तब वो डिप्रेशन में आता है। तब वो अपने लॉसेस को देखकर सारे इन्वेस्टमेंट को बेचने के बारे में सोचता है। यहाँ पर भी मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क होता है। फिर जैसे धीरे धीरे मार्केट कवर करना शुरू करता है तब होप फॉर सर्वाइवल, रिलीफ, ऑप्टिमिस्ट। तो इस तरह से मार्केट की साइकिल के साथ साथ इन्वेस्टर का बिहेवियर भी चेंज होता रहता है, उसका मूड स्विंग होता रहता है। दोस्तों, जब मार्केट अपने पिक पर होता है, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है? जब मार्केट अपने पिक पर होता है तब हमें इक्विटी में से एलोकेशन कम करके अदर एसेट में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, जैसे कि डेट, गोल्ड वगैरह। मार्केट जब लोएस्ट होता है तब हमें बाकी के एसेट एलोकेशन में से एलोकेशन कम करके इक्विटी में एसेट एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। मतलब कि हमें बाय लो सेल हाई, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है। लेकिन हम करते क्या है? हम करते ऐसा है कि जब मार्केट अपने पिक पर होता है तब हमें बहुत अच्छे रिटर्न दिखते हैं और उस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, और जब मार्केट अपने लोएस्ट साइड पर होता है यानी कि बहुत ही डाउन होता है तब हम डर के मारे उसे बेचने की सोचते हैं, और इसी तरह से साइकिल आगे बढ़ती रहती है। तो इसीलिए बाय लो सेल हाई ये स्ट्रेटेजी है, हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें मुश्किल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब मार्केट पिक पर है या तो फिर कब अपने डाउन साइड पर है। तो मार्केट में ऐसी कोई कैटेगरी स्कीम होनी चाहिए जिसमें ये ऑटोमेटिकली होता रहे। तो इसी विचार के साथ बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी यानी कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्कीम का जन्म हुआ था। तो इसके अंदर बाय लो सेल हाई यही स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि एसेट क्लासेस में विनर्स हमेशा बदलते रहते हैं। यहाँ पर 2008 से लेकर 2020 तक के डेट, कैश और इक्विटी के एक साल के रिटर्न के बारे में बताया है। जैसे कि 2008 में डेट का रिटर्न सबसे ज़्यादा था 9.03%, कैश का था 8.41% और इक्विटी का था -51.18%। उसी तरह से 2020 का डेट का रिटर्न था 12.25%, कैश का रिटर्न था 4.6% और इक्विटी का था 16.09%। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी एक एसेट क्लास पर आधारित नहीं रहना चाहिए और अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कैसे? उसके लिए दो ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि आपको इक्विटी और फिक्स इनकम मार्केट को अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से स्टॉक या तो फिर इंस्ट्रूमेंट या तो फिर फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। इक्विटी और डेट मार्केट पर अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा और मार्केट की परिस्थिति के आधार पर स्ट्रेटेजी में बदलाव करने पड़ेंगे
और उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज़ या स्टॉक्स को या तो फिर फंड्स को बेचना पड़ेगा या तो फिर खरीदना पड़ेगा। और जब भी आप किसी स्टॉक से एग्जिट करते हैं तो जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस है वो आपको भरने पड़ेंगे। तो ये जो ऑप्शन है वो दिखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अगर आप ऑप्शन 1 जितनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आपके पास है ऑप्शन 2 कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में, और वही सारा काम जो आपको ऑप्शन 1 में करना पड़ता वो काम फंड्स मैनेजर के द्वारा ऑप्शन 2 में होता है। तो ऐसा ही एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड का एम है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना, और दूसरा है वॉलेटाइल मार्केट में अपसाइड का फायदा उठाना और डाउन साइड को लिमिट करना। ये दो इस एनएफओ के, इस फंड के मेन एम है। इसके डायनेमिक एलोकेशन एज की बात करें तो यहाँ पर 0 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट किसी भी एक एसेट क्लास में हो सकता है। करंट स्ट्रेटेजी के आधार पर 65 से लेके 100% इन्वेस्टमेंट ही इक्विटी में होगा और 0 से लेके 35% तक इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट में होगा। अब बात करें इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 0 से लेके 100% इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेके 100% इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेके 10% तक का इन्वेस्टमेंट रीट्स या तो फिर इन्विटीज के यूनिट्स में भी हो सकता है। अब बात करेंगे इस एनएफओ के फंड फैक्ट्स के बारे में। तो इस स्कीम का प्रकार है ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। इसके फंड मैनेजर है इक्विटी के लिए मिस्टर गौरव मेहता एंड मिस्टर दिनेश बालचंद्रन, डेट के लिए मिस्टर दिनेश आहूजा, और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए मिस्टर मोहित जैन। इस स्कीम का बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। एक साल से पहले अगर आप 10% यूनिट्स रिडीम या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अगर 10% से ज्यादा यूनिट्स एक साल के अंदर रिडीम या स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है, और एक साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और एडिशनल परचेस है 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर। ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रोथ एंड डिविडेंड, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी, सारी प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो हमें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? फॉर ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन, लोअर वॉलेटिलिटी, टैक्स इफिशियंसी एंड एसडब्ल्यूपी फैसिलिटी। दोस्तों, अभी जो मार्केट में परिस्थिति चल रही है तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट अभी अपने पीक पर है। तो यहाँ पर मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही कॉस्टली है। तो यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज प्रकार की स्कीम बहुत ही सुटेबल है, और साथ में ये स्कीम एसबीआई के द्वारा लॉन्च की जाती है, जिसको एसबीआई बैंक का पूरा सपोर्ट है। एसबीआई गवर्नमेंट सेक्टर की एक बहुत बड़ी बैंक है और वो इस एनएफओ को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। तो इससे ज़्यादा वजह की ज़रूरत नहीं है इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, इस एनएफओ में किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इंटरेस्टेड है, रिस्क एवरेज इक्विटी इन्वेस्टर विथ मिनिमम 3 years plus ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर अ डायनामिक सोल्यूशन फॉर द राइट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। अब बात करेंगे इसके रिस्कोमीटर की। तो इसका रिस्क है मॉडरेटली हाई, मतलब आप कम से कम 3 साल के लिए भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो में शुरुआत में मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो 2.25% तक हो सकता है। जैसे जैसे उसका AUM बढ़ता जाएगा उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा, जिसका सीधा फायदा इन्वेस्टर को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला और आसान तरीका है एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से आप आसानी से डायरेक्ट फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्रकार के प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें। अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए आप बहुत आसान तरीके से एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। अब कुछ समरी देखेंगे। तो पहले हमने जानकारी ली बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी यानी कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी के बारे में। फिर हमने जानकारी ली इन्वेस्टर के बिहेवियर के बारे में। इन्वेस्टर का बिहेवियर मार्केट के साइकिल के साथ साथ किस तरह से होता है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं। उसके बाद में हमने जानकारी ली एनएफओ के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं।
मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।